Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की अर्थशास्त्र की बुक का लेसन सेकंड और लेसन नेम है हमारा संसाधन के रूप में लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन को पहले समझिए बच्चों, जब भी किसी साधन को श्रेष्ठतम यूज में लाया जाता तो संसाधन बन जाता है। तो मनुष्य एक संसाधन कैसे है? मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि मानव जो पूंजी है वही बाकी जितने भी संसाधन उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, जैसे भूमि है और भी जो रॉ मटेरियल है या कुछ भी है भौतिक जितने भी पूंजी है उस सभी को यूज करने के लिए कौन चाहिए? मनुष्य। तो मनुष्य ही सबसे जो श्रेष्ठ संसाधन है, सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है मनुष्य। और मनुष्य श्रेष्ठ का किस चीज़ से बनता है? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से या फिर जो हेल्थ फैसिलिटी हैं उनसे हम मानव पूंजी को एक अच्छी पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संसाधन के रूप में जो ये हमारा अध्याय है जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, क्योंकि मनुष्य को मानव पूंजी कब बन पाता है? मनुष्य तो सारे ही हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ संसाधन कब बन पाता है? जब उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जो मानव पूंजी है वो क्या है? मतलब उनके अंदर जो टैलेंट है और उनमें मनुष्य के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो नॉलेज है। अब जितनी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो क्या है? सब मनुष्य का नॉलेज ही तो है, जो मानव ने अपने माइंड को यूज किया और इतना मतलब इतने बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्शन को और अपने जो उत्पादन को उसको बढ़ाया। तो जो मानव पूंजी है वो कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। उत्पादन के तो 4 साधन होते हैं, मनुष्य, भूमि और जो पूंजी होते हैं वो और रॉ मटेरियल। तो जो मनुष्य है, मानव पूंजी है, वो बाकी पूंजियों से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मानव पूंजी ही क्या है? मानव संसाधन। मानव संसाधन भूमि और भौतिक संसाधनों से बेहतर है क्योंकि मानव अपने कौशल व ज्ञान से इन दोनों संसाधनों का बेहतर प्रयोग करता है। क्योंकि ये कितनी भी अच्छी भूमि हो, कितनी भी कैपिटल पड़ी हो, कितने भी रॉ मटेरियल हों, लेकिन जब तक उनको यूज करने वाला सही नहीं है तो उनका एक प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। तो मनुष्य ही उनको अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकता है, अपने उपयोग से, अपने ज्ञान से उनको बेहतर बना सकता है। भूमि में भौतिक पूंजी स्वयं लाभदायक नहीं हो सकती क्योंकि मैंने बताया पहले ही वही है, अगर भूमि कितनी भी उपजाऊ फर्टाइल है लेकिन अगर उसको किसान अपने नॉलेज के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा उस पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मानव द्वारा ही प्रयोग करने लायक बनाए जाते हैं, इसलिए मानव संसाधन सबसे बेहतर है। क्वेश्चन थर्ड है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। जो मानव पूंजी है मनुष्य को एक अच्छे संसाधन के रूप में बनाने में एजुकेशन का क्या रोल है। तो इसके हमारे फर्स्ट पॉइंट है यह मानव पूंजी निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। क्योंकि अब ये देख लीजिए, जब पहले हमारे देश में एजुकेशन कम थी तो क्या था, लोग पिछड़े हुए थे और जो दूसरे देश के लोग थे वो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, तो उन्होंने आके हमारे माइंड को पूरी तरह से मतलब एक तरह से हैक कर लिया और हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया। तो ये क्या था? क्योंकि हमारी जो मानव पूंजी थी वो एक अच्छा संसाधन नहीं थी, एजुकेशन की, हेल्थ, सारी फैसिलिटीज़ की यहाँ पे कमी थी। तो मानव पूंजी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका? एजुकेशन का है, जिससे देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जो अनएजुकेटेड इंसान है, दोनों की जो प्रोडक्शन लेवल है, दोनों का जो सोचने का तरीका है, सभी कुछ डिफरेंट होता है। एक जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो सिर्फ हार्ड वर्क कर सकता है, इतने बड़े लेवल पे जो मल्टीनेशनल लेवल पे जो प्रोडक्शन है उसको मतलब निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, इन बातों को वो नहीं समझ पाता। एक व्यक्ति को अपनी क्षमता और काम करने की क्षमता का एहसास कराने में मदद करता है जो एजुकेशन ही है। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद ही मनुष्य को ये पता चलता है कि मेरा माइंड किस साइड में चल रहा है और मुझे अपने टैलेंट का किस डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो अपने जो टैलेंट है, एबिलिटी है, उसकी पहचान कौन करवाता है? एजुकेशन। थर्ड पॉइंट आपका शिक्षित लोग उच्च
आय के माध्यम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वही क्या है, वही उच्च आय मतलब एक हाईएस्ट इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षित लोगों का लाभ न केवल समाज का बल्कि अशिक्षित लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। समाज को और सारे जो जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनके लिए भी वो अलग अलग से रोजगार के जो अवसर हैं वो जुटाते हैं। पॉइंट 5 आपका, ज्ञान व प्रशिक्षण के कारण मानव पूंजी व पूंजी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। जो हेल्थ है, कहते भी ना पहला सुख निरोगी काया, तो हेल्थ तो बच्चों फर्स्ट है, क्योंकि पहले व्यक्ति हेल्दी होगा तभी उसके बाद एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा। एजुकेटेड होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में अपना योगदान दे पाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जितना मनुष्य हेल्दी होगा उतना ही उसका बीमारी पर से माइंड दूर जाएगा और वो अन्य चीज़ों को सोच पाएगा। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति यदि अनहेल्दी है, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो मेल फीमेल या बच्चा कोई भी है, तो अपनी स्वास्थ्य में अटके रह जाएगा, उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा वो, तो फिर वो समाज के विकास में तो कोई योगदान दे ही नहीं सकता। पॉइंट 3 आपका, वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, मतलब एक जरूरी आधार है। अगर हम अपना भी कल्याण करना चाहते हैं ना, समाज का तो बाद में, अगर हमें अपनी फैमिली का अपना कल्याण करना है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य एक अनिवार्य कंडीशन है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। 4 आपका, स्वास्थ्य निजी तौर पर कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाता बल्कि मानव संसाधन विकास में भी मदद करता है, क्योंकि मनुष्य का एक संसाधन के रूप में विकास कब होगा, जब वो हेल्दी होगा तो वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा, तभी वो एक अच्छी मानव पूंजी बन पाएगा, जिससे तीनों क्षेत्रों का विकास होता है। ये 3 क्षेत्र कौन से आपके, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी जो सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक जो क्षेत्र है, वो 3 क्षेत्र आपके उत्पादन के। क्वेश्चन 5 है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। वैसा ही है, किसी भी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से तीनों तरीकों से खुद के जीवन को बेहतर बनाता है। मेंटली भी वो क्या होगा, अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी ओबियसली उसका हेल्दी होगा, शारीरिक रूप से भी फिट होगा और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि दोनों तरह से फिट है तो ओबियसली वो कमाएगा, अर्निंग उसकी ज़्यादा होंगी, तो उसका हर तरह से लाइफ है वो अच्छी होगी। एक बीमार व्यक्ति अच्छी कार्य क्षमता नहीं रखता, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, वो 1 घंटा 2 घंटा काम करके थक जाएगा, उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, उतनी उसकी कम अर्निंग्स होंगी, फिर उसका लाइफ स्टैंडर्ड डाउन जाएगा, तो परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता और उसका जो परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब बिछड़ जाते हैं। इसका मतलब फिर वो जो गरीबी है वो दर पीढ़ी दर चलती रहती है फिर। इसलिए स्वास्थ्य मानव जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन 6 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 3 सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, जिसमें कृषि मतलब एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन और फॉरेस्ट से मतलब वनों से रिलेटेड जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, मुर्गी पालन है और ये कोयले का खनन, उत्खनन, ये सारे किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, मतलब जो कुदरत ने हमें दिए हैं वो सारे क्या हैं और हम उनको यूजफुल बना रहे हैं, वो आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र में, जो नेचर के द्वारा दिया गया हमें। सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका विनिर्माण होता है बच्चों औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें मतलब आपका एक वस्तु से दूसरी चीज़ में उसको परिवर्तित किया जाता है, कारखाने, इंडस्ट्रीज, ये सभी आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में। और जो टर्शियरी क्षेत्र है, तृतीय का क्षेत्र है, उसमें आपकी सारी सेवाएं आती हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी वो सेवाएं हैं जो मनुष्य को दोनों ही सेक्टर में ज़रूरी होती हैं और दोनों ही सेक्टर्स के लिए, पहले वाले के लिए और द्वितीय के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बैंकिंग नहीं होगी, तो ये सारे जो पहला और जो द्वितीय क्षेत्र है ये इनके सारे क्रियाकलाप धरे ही रहते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। राष्ट्रीय आय मूल्यवर्धन मतलब राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय जो आय हमारी इनकम है, नेशनल इनकम, उसके मूल्य को ये बढ़ाते हैं।
ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो सारी क्रियाएं जो भी हैं ये सारी मिलकर क्या हो गई, हमारी आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। देखो आर्थिक बच्चों, अर्थ प्लस एक, अर्थ मतलब धन, धन से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं वो अर्थ, गैर आर्थिक जो जिनका धन से रिलेटेड, बाजार से रिलेशन है, वो गैर आर्थिक है। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अगर हम बाजार में कोई काम अपने सेवा देते हैं तो उसमें हमें बदले में क्या मिलता है, या तो वेतन मिलेगा या हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें लाभ के रूप में इनकम होगी। तो पारिश्रमिक हमारी मेहनत के भुगतान मिलता हमें किसी ना किसी रूप में। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। चाहे हम सरकारी सेवा में मतलब या तो हम प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में, तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमें पारिश्रमिक वेतन मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये है आपकी बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रियाओं से विपरीत 100 उपभोग के लिए उत्पादन है। और गैर बाजार क्या हुआ, मतलब अगर हम 100 उपभोग होता है जो अपने उपयोग के लिए, जैसे किसान है, कृषि करता है, तो क्या है उसका कुछ प्रोडक्शन वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग से रख लेता है, तो वो क्या हुआ 100 उपभोग के लिए उत्पादन। तो ये है गैर बाजार, मतलब ये चीज़ें बाजार में नहीं जा पाती। जो बाजार में बिकने के लिए जाती हैं, चाहे हमारी सेवाएं हैं, चाहे हमारी चीज़ें हैं, वो तो गई आर्थिक। और उसमें सॉरी ये जो बाजार क्रियाएं, और जो जिन सेवाओं को मतलब हम एक जो हाउसवाइफ है अपनी फैमिली को क्या करती है, सारा दिन उसका काम करती है, उनके लिए खाना पकाती है, कपड़े वॉश करती है, लेकिन उसके बदले में उसको कोई पारिश्रमिक थोड़ा ही मिलता, तो उसकी वो सेवा क्या है, गैर बाजार क्रिया है। ऐसे ही एक किसान अगर अपने खेत में प्रोडक्शन करता है और उसका कुछ भाग अपने लिए रखता है, तो वो भी एक गैर बाजार क्रिया है। तो इनको 100 उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सवलेखा उत्पादन आता है। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। जितने भी कम वेतन वाले, कम सैलरी वाले कार्य होते हैं उनमें महिलाएं क्यों होती हैं। आंसर है, अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है, मतलब टैलेंट जो होती है वो कम होती है और एजुकेशन कम होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। इसलिए फिर क्या हुआ, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है, एक तो उनकी थोड़ी सी टेक्निकल कम होती है। गर्ल्स को आज भी हमारे समाज में इतना मतलब मॉडर्न होने के बाद भी जो गर्ल्स की एजुकेशन है उस पर पेरेंट्स कम खर्च करते हैं, उनको एक नॉर्मल सी एजुकेशन दिला देते हैं। और जो बॉयज़ हैं उनको वो जैसे टेक्निकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग ये वाली सारी एजुकेशन दिलाते हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। और जिन महिलाओं को, जिन लेडीज़ को, गर्ल्स को ये वाली एजुकेशन मिलती है तो वो भी अच्छा वेतन ले पाती हैं। तो जिन महिलाओं की शिक्षा कम है और जिनमें कौशल कम है तो उनको वेतन कम मिलता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करते हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, इसलिए भी कम मिलती है। क्योंकि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे टीचिंग में करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा नहीं होती नौकरी की, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि ये नौकरी परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो थर्ड है आपका अनियमित रोजगार और निम्न आय, इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अनियमित होता है मतलब जो इरेगुलर है, रोजगार उनका पूरे साल नहीं होता, साल के कुछ महीनों में होता है या फिर 1-2 साल बाद उनको मतलब हटा दिया जाता है। तो निम्न आय और इनकम फिर कम होगी। इस क्षेत्र की विशेषताएं, इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की जो प्रसूति अवकाश मतलब जब वो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम जो उसको छुट्टियां मिलती है इस तरह की, और शिशु देखभाल के लिए इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं उनको नहीं मिलती। क्वेश्चन 9 आपका, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर आप काम करने के लिए तैयार हो और आपको काम नहीं मिलता। बेरोजगारी का बच्चों एक बार एक मीनिंग समझ लीजिए आप अपनी लैंग्वेज में, कि यदि एक मजदूरी की निश्चित दर पर हम काम करने को तैयार हैं और हमें काम नहीं मिलता तो ये क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होती है। यह विकसित क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। यह जन संसाधन की बर्बादी करता है। बेरोजगारी उससे क्या है, जो मानव संसाधन उसकी बर्बादी होती है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ता है। इसलिए मतलब एक जो रास्ता भटकते हैं वो भी क्या है, एक बेरोजगारी है।
जो लोग अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक हैं आज वे बेरोजगारी के कारण निराश व हताश हैं, क्योंकि जो लोग अच्छा अपना योगदान दे सकते थे देश के प्रोडक्शन में, नेशनल इनकम को बढ़ाने में, वो बेरोजगार हैं। उसके कारण वो खुद निराश हैं और देश में भी इसका, देश की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर भी इसका घाटा होता है। अब आपका प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? बच्चों, मौसमी बेरोजगारी तो वो होती है जो कुछ साल में कुछ महीने होती है, कुछ टाइम लोग बेरोजगार रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हमारी। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग कुछ महीने काम करते हैं किसान, और कुछ महीने उनको खाली बैठना पड़ता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है बच्चों, एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, एक बार बता देती हूँ आपकी, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आसान हो जाए आपको समझना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब जिस काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उसमें उससे ज़्यादा लगे हुए हैं। मान लो किसान के पास 1 ही एकड़ ज़मीन है, उसमें वो 2 बंदों से भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी फैमिली में यदि 8 मेंबर और 8 के 8 को उसी में लगाए हुए हैं, तो क्या है, बाकी 6 तो बेरोजगार है ना, क्योंकि वो अगर वहाँ पे काम नहीं करते तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना उस खेत से, अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन सेम रहेगा। तो वो है आपकी छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के आंसर को। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते ही रहते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई, गहराई होती है, गहाई मतलब खेतों में जो कटाई वगैरह होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। जब खेतों में काम नहीं होता तो जो उस पर डिपेंड लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाता, तो वो रही आपकी मौसमी बेरोजगारी। अब है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैंने आपको बता तो दिया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब काम में लगे हुए तो दिखते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। जैसे मैंने बताया किसान का खेत है, मान लो उसमें पूरी फैमिली लगी हुई है, जितनों की ज़रूरत नहीं है सारे लगे हुए हैं। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। देखो आगे ना वही बात, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा दिया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर खेत की प्रोडक्शन 5 टन होनी है तो 5 टन ही रहेगी, ये अगर उस पर 10 लोग और भी लगा देना तो उसे 10 टन नहीं होने वाली है। तो ये है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो भी खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड बेरोजगार से ग्रस्त हैं आपके। तो ये थी आपकी छिपी हुई बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? जो शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड सेक्टर में जो बेरोजगारी है, वो सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। कैसे? शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, और शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? आपके शहरों में मिलती है। ये मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। चाहे कितनी भी एजुकेशन हमारी, हम बेरोजगार हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। चाहे वो ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट से बाद भी एमए वगैरह की कर रखी है, तो उनमें बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। अब जितना मतलब एजुकेटेड सेक्टर में जो बेरोजगारी है, छोटे मतलब निम्न लेवल पे वो बेरोजगारी नहीं, वहाँ पे काम करने को लोग तैयार नहीं हैं और काम ज़्यादा है। जैसे जो मेड वगैरह होती हैं उनको काम ज़्यादा मिल जाता है और करने को कोई तैयार नहीं होता, तो यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं उनको उनकी पसंद के अनुसार काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार घूमते हैं। कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, जिसने मतलब टेक्निकल एजुकेशन ले रखी है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, वहाँ भी बेरोजगारी है। दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। एक तरफ तो लोग पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ लोगों को ये एजुकेशन, ये कौशल प्राप्त कर सकें इतना उनके पास पैसा नहीं है, स्कूल कॉलेजेस की कमी है। तो एक तरफ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगारी के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? रोजगार के जो सबसे ज़्यादा चांस हैं वो किस सेक्टर में हो सकते हैं हमारे देश में?
तो भारत में तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का अलग एक नाम और क्या है बच्चों, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, यहाँ पे पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि आज नए नए रोजगार सेवा क्षेत्र हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, जैसे जैविक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये सारे क्या हैं, ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, उनको सेवा क्षेत्र की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके रोजगार के चांसेस हैं। क्वेश्चन 13 है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? ये जो एजुकेटेड लोगों के बीच जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा, शिक्षा की योजना ठीक से लागू की जानी चाहिए ताकि भविष्य की संभावनाओं को खराब नहीं किया जा सके। सेकंड है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रसारण, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए ताकि उस जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिले और वो अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती तो अपना कुछ कर सकें। सैद्धांतिक ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन तकनीकी ज्ञान किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। शिक्षा इस तरह दी जानी चाहिए कि लोग आत्मनिर्भर हो सकें, मतलब अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती तो वो अपना कोई काम कर सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए ताकि अधिकाधिक शिक्षित लोग कार्यरत हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं वो बनाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। क्वेश्चन 14 है, किसी पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? किस पूंजी को? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्यों? बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो मानव पूंजी है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी सारी पूंजी तब तक बेकार है जब तक मनुष्य उनका प्रॉपर यूज नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि मानव पूंजी इन सब में सबसे अच्छी है। शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश और भविष्य में उच्च दर प्रदान करते हैं। जो मानव पूंजी में निवेश होगा वो क्या होगा, एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पे कर सकते हैं, तो इनसे क्या होगा, मानव पूंजी अच्छी बनेगी तो उनका जो जितने डेवलप होगा मनुष्य उतना ही अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा और अपना जो योगदान है वो दे पाएगा। साथ ही मानव पूंजी ही राष्ट्रीय